वेंट इनटू SSC CGL करके एक एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, CGL स्नातक पास, वो एक CGL ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने क्लियर करा। ऑफ कोर्स मेहनत इतनी थी कि स्पेशली मेरे जैसे बच्चे के लिए, मैं बहुत ही बिलो एवरेज था पढ़ाई में, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो अंदर से इनर कॉलिंग आई कि नहीं यार अंकित, ये बहुत हो गया, कुछ तो बढ़िया करना है, जहाँ पर तू कर सके, आगे बढ़ के कर सके, और फिर लोग बोले कि हाँ यार कुछ तो बढ़िया करके दिखाया इसने। कम्युनिकेशन कोचिंग स्टार्ट करी, पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करी, सेल्स का मेरा करियर रहा था गवर्नमेंट जॉब से पहले बहुत सारा, इस कारण से सेल्स कोचिंग में मैं उतरा, B2C करा, B2B करा, सेल्स में बहुत ही नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आने लगे थे। सबसे बड़ा ब्लॉकेज एक इंसान के लिए क्या है, क्यों वो एक सेल्स को सारी मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस में पूरा टाइम दे रहा है, दे ट्राई टू सेल, मतलब आज मैं 10,000 रुपये का कोई छोटी सी कोई चीज़ आपको बेचने के लिए आया, मैं पूरी जान लगा दूंगा कि बस शताक्षी को मैं बेच डालूँ ये मोबाइल कैसे भी करके, पैसे निकाल लूँ जेब से। तो आजकल आपने सुना होगा कि सर मैं ना दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन हूँ। मैंने कहा कैसे? सर मैं ना गंजे को भी ना कंघी बेच देता हूँ। वाह क्या बढ़िया बात कही तुमने। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ, हर ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ, सेल्स इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट है, बेचने नहीं जाना है, सामने वाले की समस्या को समझने के लिए जाना है और उसका क्या बेनिफिट करा देना, दैट्स इट। ओके, बहुत बढ़िया से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि माइंड टू माइंड कैसे किया जाता है। एग्जैक्टली इसको ये कहना चाहिए, हार्ट टू हार्ट सेल करनी है। एवरीवन, मैं शताक्षी सिंह आज अपने इस पॉडकास्ट में एक ऐसे लीजेंड पर्सनालिटी का स्वागत करने वाली हूँ जिन्हें सुनकर आप अपने जीवन में ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस में अपनी लाइफ को ग्रो करा सकते हैं। आप अपने बिजनेस को शाइन करा सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे जो बिजनेस का कोर है, जो बिजनेस का पूरा दामोदार लेकर चलता है, एंड दैट इज सेल्स, उसको कैसे आप ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्स में मास्टरी रखने वाले बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्पोकन और एक बहुत ही नेचुरल और प्योर सोल के साथ मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर अंकित रवीन जैन सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए एंड अपना कीमती समय मुझे दिया, और हमारे व्यूवर्स को भी जानने को मिलेगा कि कैसे वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं बिजनेस लेवल पे। एक्साइटेड जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं यही जानूंगी, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है वो समझना चाहेंगे कि कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ, जितना मैं आपको जानती हूँ और जो भी हमारी अभी इससे पहले बातचीत हुई, तो आपने बताया कि आपने एक गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके इस दिशा में बढ़े हैं, और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जिस पोस्ट पे आप थे, एक बहुत मेहनत करने के साथ आती है, और जब इतनी मेहनत से प्राप्त की हुई किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है तो ये आसान तो नहीं होता है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि कैसे आपने ये स्टेप लिया कि अब मुझे एक सेल्स कोच बनना या कोचिंग इंडस्ट्री में या बिजनेस में जाना है। तो प्लीज़ एक्सप्लेन योर जर्नी। बिल्कुल, मैं शताक्षी जी क्विकली बताता हूँ, आपके माध्यम से मैं बता पा रहा हूँ दर्शकों को, आपके दर्शकों को और पूरी ऑडियंस को, मैं ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ आज। छोटे शहर से आता हूँ, सहारनपुर से मैं आता हूँ, मुजफ्फरनगर देहरादून के पास एक छोटा शहर है सहारनपुर, यूपी में, वेस्टर्न यूपी में। तो 2009 में मैं पहली बार दिल्ली आया, MBA करने आया। फिर मैंने अलग अलग कॉरपोरेट जॉब्स करी, लाइक सेंट गोबेन ग्लास में, सेपिएंट नाइट्रो में, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे मैंने सेल्स में जॉब करी। फिर उसके बाद मुझे मज़ा नहीं आया, आई वेंट इनटू SSC CGL करके एक एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, CGL स्नातक पास, वो एक CGL ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने क्लियर करा। ऑफ कोर्स मेहनत इतनी थी कि स्पेशली मेरे जैसे बच्चे के लिए, मैं बहुत ही बिलो एवरेज था पढ़ाई में, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। वाई? क्योंकि मेरी फाउंडेशन ही कमज़ोर थी, मुझे मैथ्स के बेसिक फाउंडेशन नहीं आती थी, इंग्लिश की बेसिक आती ही नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा था। पर जब यहाँ से पागलपन होता है ना कि नहीं यार करना है, कुछ तो करके दिखाना है अंकित तुझे, है ना, कुछ तो करना है, करा। 1 साल 1.5 साल मेहनत करी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मेहनत करी, क्लियर करा। आई बिकेम दी इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मेरी पहली पोस्टिंग हैदराबाद रही, फिर मुंबई मैंने पोस्टिंग निकाली, ट्रांसफ़र हो गया था मेरा। उसके बाद फिर दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ। जब दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ, इट वाज ईयर 2018। बीइंग अ बनिया, तो मैं अंकित रविंद्र जैन कम्युनिटी से आता हूँ, बनिया कम्युनिटी से आता हूँ। हमारे बारे में कहा जाता है कि हमारे रगों में ना खून नहीं दौड़ता, हमारे रगों में धंधा दौड़ता है, राइट। तो अंदर से वो कीड़ा था कि यार अंकित कुछ कर, अपना कर, कुछ अपना कर। मुझे आई वॉज नॉट गेटिंग द किक फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। मतलब देखिए, मैं यहाँ पर किसी को
डिफेम नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट योर सैलरी इज़ टोटली सेफ, है ना। वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आपकी सैलरी कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोविड टाइम में मैंने देखा, हम सब ने देखा, मेरे सारे दोस्त परेशान थे एंड वी वर जस्ट सिटिंग एट होम एंड जस्ट चिलिंग। वाई? क्योंकि लास्ट वर्किंग डे पे सैलरी क्रेडिट होनी ही होनी है। ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं। बुरी चीज़ें क्या है? आई वॉज नॉट एबल टू गिव माई 100%। मतलब जिस तरह मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं अभी मेरा ITO का प्रमोशन आया था, आई डिडंट टेक इट, तो मैं एक सेक्शन को हेड कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ को करना चाह रहा हूँ अपने देश के तरक्की के लिए, विकास के लिए, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, यू कांट डू दैट। तो अंदर से मुझे वो घुटन होने लगी कि यार अंकित, पर्पस क्या है तेरा लाइफ में? तो क्यों आया है यहाँ पर? क्या एक ये सैलरी लेने के लिए आया है? 1.5-2 लाख की सैलरी तुझे मिले हर महीने, क्या यही तेरा पर्पस है या कुछ और पर्पस है? तो अंदर से इनर कॉलिंग आई कि नहीं यार अंकित, ये बहुत हो गया, कुछ तो बढ़िया करना है जहाँ पर तू कर सके, आगे बढ़ के कर सके और फिर लोग बोले कि हाँ यार कुछ तो बढ़िया करके दिखाया इसने। इवेंचुअली 2019 में विद गवर्नमेंट जॉब ओनली थोड़ा थोड़ा मैं करता था, ऑफ कोर्स वो अलाउड नहीं था बट मैं करता था। कम्युनिकेशन कोचिंग स्टार्ट करी, पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करी। सेल्स का मेरा करियर रहा था गवर्नमेंट जॉब से पहले बहुत सारा, इस कारण से सेल्स कोचिंग में मैं उतरा। B2C करा, B2B करा, सेल्स में बहुत ही नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आने लगे। तो मैंने कहा नहीं यार अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो छोटे बिजनेस ओनर्स को हमने टैप करना शुरू करा, उनको जब रिजल्ट आए कि मान के चलिए कोई बंदा बहुत ही छोटा, बहुत स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जब सेल्स कोचिंग हम करते थे, कि बहुत ही छोटा एक बिजनेस ओनर 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, वो 1 लाख पे पिछले 6 महीने से स्टक है। आप खुद सोचो उसकी मनोदिशा क्या होगी। वो परेशान है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो कह रहा है कि यार या तो मैं लाइफ एंड कर दूंगा या फिर मैं बिजनेस एंड कर दूंगा, मैं तो बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। जब उसने कहा कि यार अंकित 2 महीने में चमत्कार हो गया, 1 लाख से 2 लाख हो गया। चमत्कार मेरा कुछ भी नहीं था, सेलिंग की साइंस थी। जब वो साइंस उतारी उसके अंदर, घोट के घुट्टी पिलाई उसको, साइंस उतारी उसके अंदर, रिजल्ट आने लगे। जब रिजल्ट आने लगे बहुत छोटे बिजनेस ओनर्स को, मुझे भी कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर हम लोग अलग अलग कॉर्पोरेट्स में गए, अलग अलग SMEs के सेल्स टीम्स को हम लोग ट्रेन करते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट वैरायटी में फिर हम ये काम करने लगे। एंड नाउ आई एम टोटली हैप्पी एंड टोटली सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। ओके, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई सेक्रीफाइस किया और फिर भी आप जिस काम को कर रहे हैं, क्योंकि आपने स्टेप तो ऑब्वियसली अपनी खुद की इच्छा के लिए लिया था और आज आप उस डिसीजन से हैप्पी हैं और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक चीज़ कही कि लोग बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं जब सेल्स नहीं होती, और इट इज़ ट्रू, क्योंकि बिजनेस का पूरा जो बेस है वो सेल्स है, ठीक है। तो जब सेल्स को नहीं होती और वो अंडर प्रेशर आते हैं जी, तो उस जगह पर आपके पास अगर कोई आया है, जैसे आप कई कंपनियों को भी लीड करते हैं, उनकी सेल्स बढ़ाने में काम करते हैं, तो वो अंडर प्रेशर जब आता है एक ऑनर, तो वो सिर्फ ऑनर नहीं आता अंडर प्रेशर, उसके पूरे एम्प्लॉय भी आते हैं और फिर उसके हर नीचे से नीचे तक वो जाती है और फिर पूरा डिस्ट्रॉशन शुरू हो जाता है। तो आप वहाँ पर जब कोई व्यक्ति आया है, तो सबसे पहले तो आपके लिए सबसे पहला चैलेंज क्या होता है उस व्यक्ति को ये समझाना कि हाउ कैन यू बिल्ड अगेन योर सेल्स। बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन का मैं बेस बनाता हूँ ये बता के शताक्षी जी कि ना पीड़ा क्या है, मेरे मन में पीड़ा क्या है। वो ये है कि ना सेल्स एज अ सब्जेक्ट क्या आपने कभी पढ़ा है? आंसर इज नो। क्या किसी कॉमर्स ग्रेजुएट, कोई आर्ट्स का हो, साइंस का हो, किसी ने भी पढ़ा है? आंसर इज नो। दैट इज अ प्रॉब्लम। आजकल B.Tech के लोग मेरे पास आते हैं, अंकित आई एम नॉट इनटू सेल्स, मुझे सेल्स बुरी लगती है। मैं पूछता हूँ रियली, एक बात बताओ, जब आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, क्या कर रहे हो आप? यू आर सेलिंग योर सेल्फ, यू आर सेलिंग योर सर्विसेज। तो सेल्स तो हर जगह पर है। तो जब हम बिजनेस ओनर्स के साथ जुड़ते हैं, या तो उसको ट्रेन करते हैं या फिर उसकी सेल्स टीम को ट्रेन करते हैं या फिर दोनों को ट्रेन करते हैं। सबसे पहले हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ना एक टेक्निक है कि सबसे पहले अनलर्न करना पड़ेगा, उसके बाद रीलर्न होगा। अनलर्न बड़ा ज़रूरी है। अनलर्न क्यों? क्योंकि सेलिंग एज अ साइंस उन्होंने कभी सीखी ही नहीं। सोच कर देखिए, कोई सेल्स में होगा, मान के चलिए उसको 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 20 साल पहले वो किसी कंपनी में गया था, लेट्स सपोज मोबाइल बेचने वाली कंपनी में गया एज अ सेल्स पर्सन। लाला जी के पास गया, लाला जी ने कहा बेटा वेरी गुड, आज आपका डे 1 है, आ जाओ मैं आपको सेल्स सिखाता हूँ। सेल्स की ट्रेनिंग दी लाला जी ने। क्या मिला ट्रेनिंग में? बेटा इधर आ, ये रहा मोबाइल, ये 10,000 रुपये का मोबाइल है, 9,000 तक तू दे सकता है, ये इसके फीचर, ये इसके बेनिफिट है, चल निकल, हो जा शुरू बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, ये ट्रेनिंग है? ये ट्रेनिंग नहीं है, मजाक है, राइट। तो सेलिंग की साइंस सिखानी पड़ेगी। तो फिर हम उन बिजनेस ओनर्स को सेलिंग की साइंस सिखाते हैं और धंधा तो बहुत ही ब्यूटीफुल्ली, एफर्टलेसली ग्रो होता ही होता है। क्यों होता है? सेलिंग की साइंस में आपको बताता हूँ क्या स्टेप्स होते हैं सेल्स में।
पहला स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, लीड क्वालिफिकेशन करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक साइंस है, डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। क्लोज नहीं हुआ तो फॉलोअप करना है। तो वो जो बिजनेस ओनर है उसको बिठा के किसी ने पढ़ाया ही नहीं आज तक। ये तो मैं 1 लाख वाले बिजनेस ओनर की बात कर रहा था। हमारे पास कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका टर्नओवर है 5,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर। उन लोगों को हम सिखाते हैं कि देखो आपके सेल्स के प्रोसेस में ये गलतियां हैं, और वो मानते हैं कि अरे यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है। कि यस करो ना, ठीक करते हैं, ठीक। तो इसलिए आजकल लोग सेल्स का डॉक्टर बोल रहे हैं मुझे। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है, डॉक्टर तो वही है कि मर्ज पकड़ने वाली बात है। मुझे सिर्फ सेल्स आती है और कुछ नहीं आता। तो आपने कहा कि लोग आपको सेल्स का डॉक्टर कहते हैं और मर्ज पकड़ने वाली बात है। यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या होता है एक सेल्स पर्सन के लिए, चाहे वो कंपनी से हो चाहे वो कहीं अदर से हो? बिल्कुल। सबसे बड़ा ब्लॉकेज एक इंसान के लिए क्या है? क्यों वो एक सेल्स को सारी मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस में पूरा टाइम दे रहा है, फिर भी वो सेल नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे पहला चैलेंज क्या होता है? लोग सोचते हैं लीड अच्छी नहीं आ रही है, या लोग सोचते हैं कि शायद हमारी जो टीम है वो कहीं गड़बड़ जा रही है। तो मैं आपके प्रोस्पेक्ट को जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग क्या है जो उन्हें ब्लॉक कर रहा होता है सेल्स में? सेल्स में चाहे तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 1000 साल का एक्सपीरियंस है, अपने छोटे से एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहले सेल्स का एक्सपीरियंस, फिर सेल्स ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस। सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, दे ट्राई टू सेल। सबसे बड़ी गलती ट्राई टू सेल, ये गेम चेंजर है। सबसे पहले हम यही सिखाते हैं माइंडसेट जब ट्रेनिंग करते हैं लोगों की, बिजनेस ओनर्स की, टीम्स की। दे ट्राई टू सेल। मतलब आज मैं 10,000 रुपये का कोई छोटी सी कोई चीज़ आपको बेचने के लिए आया, मैं पूरी जान लगा दूंगा कि बस शताक्षी को मैं बेच डालूँ ये मोबाइल कैसे भी करके, और पैसे निकाल लूँ जेब से। ये मंशा है, ये इंटेंशन है मेरी। इंटेंशन प्योर नहीं है। जब इंटेंशन प्योर नहीं होगी, सेल्स होगी क्या? आंसर इज नो। तो इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाले को हेल्प करने की, सामने वाले को कंसल्ट करने की। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सेलिंग कर रहे हैं, हम कंसल्टेशन नहीं दे रहे हैं। जिस दिन हम कंसल्टेशन वाले रोल में आ गए ना, कंसल्टेशन बॉस, अच्छा अब मैं आपके सामने करता हूं, मैं आपको मोबाइल बेचने के लिए आया हूं। आपने कितनी दफ़ा मोबाइल ख़रीदा होगा, कितनी दफ़ा ख़रीदा होगा, आपके फैमिली में सबने ख़रीदा होगा। क्या उस रिटेल वाले भैया ने आपसे आज तक ये पूछा कि मैम इस वक्त कौन सा मोबाइल यूज़ कर रही हैं आप? क्या पूछा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। 99.9% लोग इतना रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं। सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। व्हाई? टू गेट द राइट आंसर। आंसर ही नहीं मिलेगा। शताक्षी जी चुप बैठी हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं है, पूछा ही नहीं है आपने। क्या फ़ोन आप यूज़ कर रही हैं? भैया मैं ना इस टाइम ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, गुड चॉइस, बहुत ही बढ़िया चॉइस है आपकी। मैम इसमें ये बताइए कि ये जो मोबाइल आप यूज़ कर रही हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं? अगेन पावरफुल क्वेश्चन है, पूछते ही नहीं। मान के चलिए मेरे मोबाइल में जो आपको मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें 50 फीचर्स हैं। मैं तोते की तरह बोलना शुरू, शताक्षी जी इसमें ये है, ये है, ये है। शताक्षी जी सो गई सामने बैठ के। अरे भाई पका दिया तूने, 50 फीचर्स। आर यू सीरियस? आर यू किडिंग मी? शताक्षी जी ने बताया, अरे अंकित नहीं एक्चुअली में भैया क्या है कि ना जो मोबाइल में यूज़ कर रही हूँ ना इसमें ना बैटरी बड़ी प्रॉब्लम कर रही है मुझे। एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरा ट्रैवल का काम रहता है, बैटरी बहुत दिक्कत करती है मुझे। बैटरी, मैंने आपका पेन पॉइंट पकड़ लिया। अब मैं एक ऐसी चीज़ पिच करूँगा आपको जो आपके सारे पेन पॉइंट को एकदम बुलजाए की तरह एड्रेस करेगी। सेल्स नहीं होगी क्या? भाग के होगी। प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको अच्छी सेल्स करनी है तो पहले आप ये मत सोचें कि आपको लेना क्या है, ये सोचना है कि देना क्या है। देना ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये सोच कर रखना है कि आप सामने वाले को जो दे रहे हैं उसके लिए वो कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, उसके लिए कितना वैल्यूएबल है। डजंट मैटर कि आपके पास क्या चीज़ें देने के लिए। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है कि वो लेना क्या चाहता है। बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट जी। बिल्कुल इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आजकल आपने सुना होगा कि सर मैं ना दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन हूँ। मैंने कहा कैसे? सर मैं ना गंजे को भी ना कंघी बेच देता हूँ। कहा वाह क्या बढ़िया बात कही तुमने। हाँ, इससे गिरी हुई चीज़ कोई और हो नहीं सकती। समझने की कोशिश करें यहाँ पर मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूँ। गंजा है कोई, उसको मुझे कंघी बेचनी है, मैं पक्का बेचूंगा उसको, पर ऐसे नहीं। कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करूंगा उसकी लाइफ में। मैं कोई तेल बताऊंगा, मैं कोई विग बताऊंगा, या तो मैं उसको कुछ ऐसा ऑयल बताऊंगा जिससे उसके बाल उग जाएं। कल वो बाल उगाएगा, परसों आके मैं अपनी कंघी ज़रूर बेचूंगा। वैल्यू ऐड कर दी लाइफ में उसकी। या फिर मैं उसको ऐसी विग बताऊंगा कि आज आप ये विग लगाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और कल
वो विग लगाएगा और परसों आके फिर से मैं उसको कंघी बेचूंगा कि अब विग पर कंघी करने के लिए आपको कंघी चाहिए। वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, उसका फायदा किस चीज में है ये सोचना पड़ेगा। बस हम क्या सोचते हैं, मेरा फायदा मेरा फायदा मेरा फायदा क्या हो जाए, बस ये प्रॉब्लम है। करेक्ट है। यहाँ पे जैसे कि आपने एक चीज़ थोड़ा सा, मैं आपने पहले वाली चीज़ों पे जाती हूँ। आपने कहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब करके फिर मैं इसमें आया, तो चूँकि आपने कहा कि आप यूपी से आते हो, मैं खुद भी यूपी से ही हूँ मैं खुद भी लखनऊ से आती हूँ। तो मैं समझ पा रही हूँ आपकी जो मनोदशा रही होगी उस वक्त कि एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर और एक जॉब में जाना। जब आप ये कर रहे थे तो क्या फैमिली बैकग्राउंड में जो लोग थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, आपका सपोर्ट किया, या आपको इसके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनवायरनमेंट फेस करना पड़ा? आपने इसको कैसे डील किया ये रिस्क लेने के लिए? बिल्कुल 2018 में मैं मेंटली प्रिपेयर हो रहा था। सबसे पहले मैं, ना मेरी बीवी, ना मेरे बच्चे, ना मेरे माता पिता, कोई नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर हो रहा था। अंकित रविंद्र जैन, तूने इतना बड़ा डिसीजन लिया, पहले तूने एक बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब छोड़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए, अब तू गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की बात कर रहा है धंधा करने के लिए जिसकी सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है, पता नहीं आज चलेगा कल क्या होगा, यू रियली डोंट नो। क्या ये सही डिसीजन है? पहले मैंने खुद को कन्विंस किया। 2018, 19, 20, 3-4 साल लगे, मैं कन्विंस हुआ। आई बिलोंग टू अ वेरी वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो मेरे पापा मम्मी जब 2019 में उनको पता चला कि ऐसा कुछ ये सोच रहा है, कर नहीं रहा है, सोच रहा है छोड़ने की भी, माय पापा वाज लाइक, अंकित बेटा ऐसा है, बात सुन, हम मतलब मैं और तेरी मम्मी जब मर जाएंगे ना उसके बाद ऐसा कुछ सोचना। उन्होंने यही बोला, वर्ड्स, यही वर्ड्स थे उनके कि हम जब मर जाएंगे ना, हम जब नहीं होंगे दुनिया में, उसके बाद ये सब सोचना भाई, उससे पहले तो सोचना भी मत। तेरी जॉब, तेरा रुतबा, तेरा जो रिकॉग्निशन है, तेरे पास जो पावर है, पैसा है, पोजीशन है, वो हमारे सिर का ताज है। तू ताज उतारने की बात कर रहा है ना? सॉरी, मेरे पापा मम्मी ने बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया इस सोच को कि बेटा सोचना भी मत, अगर सोचेगा तो जूते पड़ेंगे। जूते पड़ेंगे मतलब नॉट लिटरली नहीं कहा उन्होंने, पर उनका मतलब यही था कि तू गया बेटा काम से, तू पिटेगा। ठीक है जी। समय बीता और हम अच्छे अच्छे काम करने लगे और अच्छी अच्छी कंपनीज़ के हमारे पास काम आने लगे और अच्छी अच्छी चीज़ें करने लगे, बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग रेवेन्यू जनरेट करने लगे, रेफरेंसेस आने लगे, ठीक है जी, टेस्टिमोनियल्स आने लगे। फिर मैंने अपने पापा को ना टेस्टिमोनियल्स दिखाने शुरू करे। देखो पापा, ये 1000 करोड़ का आदमी है, पापा देखो इसका नाम ये है, आप गूगल करो, ये इसकी कंपनी का नाम 1000 करोड़ का आदमी, देखो मेरे बारे में क्या कह रहा है पापा। यू प्रूवन योरसेल्फ। आई प्रूव्ड माई सेल्फ। अच्छा जी, ऐसे बोल रहा है, ऐसा क्या है तेरे अंदर भाई, तो आज तक धंधा भी नहीं करा? क्या धंधा ही तो कर रहा हूँ, 2018 से धंधा ही तो कर रहा हूँ पापा, और धंधा तो हमारे खून में है पापा। तो इस तरह करके मैंने उनको समझाया। फिर अपना बैंक बैलेंस दिखाना शुरू किया। देखो पापा, ये जो क्रेडिट हुआ है ना, देखो ये आकांक्षा मेरी वाइफ का अकाउंट में, हम लोग, वाइफ ही बिजनेस कर रही थी लीगली, तो उसका अकाउंट, इसके अकाउंट में कहाँ से पैसे आ रहे हैं? तो पापा ये जो हम कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे, अच्छा इतने पैसे आते हैं, ये तेरी सैलरी से बहुत ऊपर है, मतलब ये तो एक पेमेंट तेरी सैलरी से बहुत ऊपर है, ऐसा हो सकता है? मतलब देखो ना पापा, हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तब उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। और फिर जिस दिन मैंने डिसीजन लिया, मेरे पापा और मम्मी, मुंबई में उस टाइम मेरी ज्वाइनिंग वापस हो गई थी, दिल्ली से वापस मैं मुंबई ट्रांसफ़र हो गया था। जिस दिन मैंने वो डिसीजन लिया, तो दिल्ली से मुंबई गया था मैं डिसीजन लेने, रेजिग्नेशन डालने के लिए। तो पहले मैं सहारनपुर गया था कि पापा मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। उनसे ऊपर कोई है क्या मेरे लिए, मतलब कोई होना ही नहीं चाहिए। मेरे पापा ने कंधे पे हाथ रखा, मम्मी ने बोला बेटा जा, हम तेरे साथ हैं, तू कर, तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कहा चलो भाई, अब देखी जाएगी, अब देखी जाएगी। जब उनका एक्सेप्टेंस मिल गया, मेरी वाइफ ने, जब मैं दिल्ली से निकला एयरपोर्ट गया, मेरी वाइफ ने कहा अंकित चक दो काम को, देखी जाएगी। मुझे अब कॉन्फिडेंस आने लगा। मेरी वाइफ ने मुझे गले लगा के बोला कि अंकित मुझे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तुम कर दो काम को। तुम खुश नहीं रह पाओगे गवर्नमेंट जॉब में, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम्हें कुछ बढ़िया करना है। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि आपके एक तरीके से आपने भी खुद को प्रूव किया पहले अपने फादर के सामने कि मैं ये कर रहा हूँ और उसका ये रिजल्ट आ रहा है। तो उनके मन में भी एक कॉन्फिडेंस आया कि बच्चा जो है गलत तरीके से खुद को सर्वाइवल मोड पे नहीं डाल रहा है, एक सक्सेस लीड कर रहा है। तो उन्होंने इस वजह से आपको फिर आगे चल के सपोर्ट भी किया कहीं ना कहीं, पूरा सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पार्टनर ने
क्योंकि पत्नियों को बड़ा वो रहता है कि मतलब इक्वली वो फेम रहता है इस चीज़ का कि जैसे पेरेंट्स ने कहा कि मेरे सर का ताज है तेरा जो भी रुतबा है, तो पत्नियों को भी कहीं ना कहीं उसका एक वो रहता है कि मेरा हस्बैंड XYZ जो भी है, Absolutely, ठीक रहता है। और उन्होंने आपको ये सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी ब्लेस चीज़ थी। पर कई बार जब लोग रिस्क लेने जाते हैं तो उनको ये सपोर्ट नहीं मिलता है, नहीं बल्कि मिलता है, कहीं ना कहीं उनको घर से ही चैलेंज मिलने शुरू हो जाते सही हैं। बात है। ठीक है, तो उसको वो कैसे हैंडल करें, जो कि आपने वो हैंडल किया है। हैंडल किया। ठीक है, तो वो उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि मेरे पास कई बार ये क्वेश्चन आता है, मैम हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मेंटली तैयार भी हैं, अपना माइंडसेट भी तैयार कर चुके हैं, पर कैसे हम करेंगे। ठीक है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पार्टनर नहीं मान रहे हैं, बच्चों का बताते हैं, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो हाउ कैन आई हैंडल। तो प्लीज़ आप इस पे थोड़ा सा अपना व्यू दें। मैम इसमें मेरा मानना नहीं है, साइंस कहती है, साइकोलॉजी की साइंस कहती है, अ पर्सन हु इज लीडर इन हिज बिजनेस, मतलब वो अपने बिजनेस में लीडर है, लीड कर रहा है बिजनेस को। कंपटीशन में वो नंबर 1 है कि नहीं, पर वो अपने बिजनेस को लीड कर रहा है, वो 99.9% लीडर होगा घर के अंदर। तो जो आप काम करना चाह रहे हैं बाहर की दुनिया में, वो शुरुआत होती है, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, वो शुरुआत होती है आपके घर के अंदर। घर के अंदर आप एक महिला हैं या पुरुष है, फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, घर से आप शुरू करेंगे उसको कन्विंस करने की। मतलब यूनिवर्स, NLP की बातें और उससे वो तो आप बेहतर जानती हैं मेरे से, बट मेरा ये मानना है मैम, थोड़ा सा जितना भी मैं जानता हूँ, कि यूनिवर्स को सिग्नल जो आपने देना शुरू किया वो आपने घर बैठ के तो देना शुरू करा। जब आप सोचिए ना फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, आप घर बैठ के यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि बॉस मुझे ये करना है, ठीक है जी, वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के पास भी तो जारी होगी, आपके वाइफ के पास भी तो जारी होगी। तो मेरा तो मानना यही है कि घर से आप उसको बिल्ड करना शुरू करें। साइकोलॉजी देखिए, एक पुरुष है, वो कोई छोटी सी 50,000 रुपये की जॉब कर रहा है, या फिर वो 50 लाख 50 करोड़ का धंधा कर रहा है, लेट सपोज। घर पे उसकी वाइफ से उसकी ज़्यादा नहीं बन रही है, लेट सपोज, ठीक है, नहीं बन पा रही है, कुछ भी रीज़न होगा, क्या वो बाहर जाकर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो सबसे पहले उसको फिक्स करना पड़ेगा घर की चीज़ों को, और फिर अपने बाहर की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली फिक्स होती चली जाती फिक्स हो जाती हैं। करेक्ट है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे आपकी इस चीज़ से, इस जर्नी से। लिटरली कई पेरेंट्स भी आपको देख करके मोटिवेट होंगे, अपने बच्चे को कहीं ना कहीं इसके लिए आगे बढ़ाएंगे। मेरा अगला सवाल, कहीं ना कहीं जो बड़े बिजनेस को रन कर रहे हैं, CR में अपने बिजनेस को ले जा रहे हैं, मेरा अगला सवाल उन लोगों के लिए है। ये तो हो गया कि हमने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और सेल्स आनी शुरू होती है, अच्छा कन्वर्जन भी हो रहा होता है, ठीक है, और जब वो लाख से CR पर जाना शुरू करते हैं तो एक प्रेशर आता है उस टाइम पे, हैंडलिंग प्रेशर आता है। तो ये प्रेशर सेल्स में भी इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर आ रहा है, इसको कैसे होल्ड किया जाता है आपके अकॉर्डिंग? आप क्या बताना चाहेंगे कि किसी ऑनर को ये जो प्रेशर आ रहा है, जहाँ से वो एक ग्रोथ की तरफ तो जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिवली ग्रोथ हो रही है, लेकिन फिर भी एक प्रेशर है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे सेल्स पे आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो ये आप कैसे गाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को? मान के चलिए एक बिजनेस ओनर ने टारगेट लिया है, मैं 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करूंगा, ठीक है जी, 50% लिया है, चाहे तो वो प्रैक्टिकल टारगेट है चाहे वो इम्प्रैक्टिकल टारगेट है, दोनों ही सिचुएशन में अब अगर वो टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा होगा, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स वो प्रेशर में आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि प्रेशर किस चीज़ का, देखिए आजकल ना ये कुछ स्टूडेंट्स का भी मेरे पास आता है कि सर आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, सर मैं बिजनेस ओनर बनना चाहता हूँ, सर बताओ मैं क्या करूँ। मैं तो बेटा तो रुक, घर बैठ आराम से, पहले ये सोच कि तो किस टाइप की पर्सनालिटी है। देखिए समझने की कोशिश करें यहाँ पर, किस टाइप की पर्सनालिटी है। करेक्ट है। पहला टाइप क्या है भाई, हर महीने की बंधी हुई तनख्वाह आनी चाहिए, इनकम आनी चाहिए, कहीं से भी आए, वो नहीं आएगी तो मुझे थोड़ा सा अनईजीनेस सा लगेगा, मुझे दिक्कत होगी। अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो भाई जॉब करो चुपचाप, जॉब में बुराई कोई नहीं है, बिल्कुल जॉब करो, बिल्कुल मत सोचो बिजनेस के बारे में। करेक्ट है। और अगर तुम्हारे अंदर वो गूदा है, क्या गूदा है कि मंथ 1 कोई पैसा नहीं आया, जितना पैसा आया सैलरीज में बांट दिया, मंथ 2 पैसा ही नहीं आया, सैलरी भी अपने फ़ोन बेच के देनी पड़ रही है, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 12, है हिम्मत इतना सस्टेन करने की, है हिम्मत तो आ बेटा एंटरप्रेन्योर बन, बिजनेस ओनर बन, और देन स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। तो प्रेशर
में जो आएगा वो तो मैं तो कहता हूँ फिर आप अच्छा जॉब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब इज़ नॉट अ बैड थिंग। ओके, आपका ये कहना है कि प्रेशर, अगर आप एक बड़ा चीज़ सोच रहे हैं तो आपको उस बड़ा सोचने के लिए, बड़ा करने के लिए अपने माइंडसेट को पहले रेडी रखना है कि हाउ कैन यू डू दैट योर वर्क। एब्सोल्युटली। ओके सर, मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि सेल्स की नहीं जाती, हो जाती है। ठीक है, सेल्स को अगर आप माइंडली करें, एनएलपी में कई बार ये हम पढ़ते भी हैं जी। कि सेल्स करनी नहीं होती है, सेल्स तो हो जाती जाती है। ठीक है, तो आप इसको कैसे माइंडसेट के आधार पर आप कैसे बताते हैं कि सेल्स माइंड टू माइंड कैसे सेल्स की जाती है, ये आप मुझे कैसे बताएंगे? वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ एक टेक्निक बता के आपको। ओके, टेक्निक है WIIFM फॉर्मूला। WIIFM क्या कहता है ये फॉर्मूला? वॉट इन इट फॉर मी। मैं कौन? मैं शायद आपका क्लाइंट। ओके, आप, मैं कौन? शायद आप। मतलब मैं अगर बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे क्लाइंट हैं, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, वो मैं है आप। मतलब मुझे अपनी पिच में, अपनी बातों में, अपनी सारी चीज़ों में सिर्फ बात करनी है आपके फ़ायदे के बारे में, राइट? एग्जाम्पल बताता हूँ क्विकली। कहते हैं ना कि जैसे आपने बोला कि सेल्स तो हो जाती है ना, माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है, और वो सच में हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल। मान के चलिए मैं आपको पेन बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पेन, ठीक है जी। उस पेन के अंदर मैं बता रहा हूँ, शताक्षी जी मैं आपको बताऊँ ये ना बहुत यूनिक पेन है, बहुत यूनिक पेन है। मैं बताऊँ क्यों यूनिक है? इसकी ये जो रिफिल है ना, इस रिफिल के अंदर ना जर्मन टेक्नोलॉजी की कंप्रेस्ड इंक है, कंप्रेस्ड इंक, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैंने ये बात बोल दी, ठीक है। आप बोलोगे, आप मन में बोलोगे ऑफ कोर्स, मुंह पे तो कोई नहीं बोलता, अंकित ये पेन है, तेरा पेन है, ये इंक तेरी है, इसमें जर्मन टेक्नोलॉजी तेरे कंपनी की है, तुझे मुबारक, मैं क्या करूं? आपका क्या फ़ायदा करा है? अब तक कोई फ़ायदा नहीं करा है। और विज़ मैं ये बोलूं कि शताक्षी जी ये जो जर्मन टेक्नोलॉजी की इंक है ना, इतनी पावरफुल है, आप ना आज लिखना शुरू करो और कल लिखना रोकना, आप 24 घंटे तक लिखते रहो, आपका हाथ नहीं दुखेगा, इतनी पावरफुल चीज़ है। अब आप बोलोगे कि यार मज़ा आ गया, वाई? क्योंकि जो उसका फ़ायदा था वो सीधा आपके जीवन में उतर गया। बेनिफिट, आपका क्या बेनिफिट करा दूं? हम लोग फीचर्स कर रहे हैं। इसमें मैम ना 10,000 mAh की बैटरी है, 10,000, मज़ा ही आ जाएगा। वो फीचर है, बेनिफिट बताओ मैम। आपने अभी अभी बताया आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, चक्कर ही नहीं है, 2 दिन तक आप भूल जाओ अपने चार्जर, 2 दिन तक, वाह मज़ा आ गया। बेनिफिट बताया जो आपके जीवन में सीधा उतर गया। वॉट इन इट फॉर मी, आपके लिए क्या फ़ायदा? करेक्ट। जब इस नज़रिए से बेचेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ, हर ट्रेनिंग सेशन में बताता हूँ, सेल्स इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट है। बेचने नहीं जाना है, सामने वाले की समस्या को समझने के लिए जाना है और उसका क्या बेनिफिट करा देना है, दैट्स इट। ओके, बहुत बढ़िया से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि माइंड टू माइंड कैसे किया जाता है। एग्जैक्टली इसको ये कहना चाहिए, हार्ट टू हार्ट सेल करनी है। करेक्ट। आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लोग एक लंबे बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हैं, जिनका विज़न है कि वो अपने बिजनेस को 5 से 50 करोड़ या 100 करोड़ तक लेके जाना चाह रहे हैं, उनके पास ये विज़न है, बिल्कुल, ठीक है। तो कई बार, और ऑब्वियसली बात है, ये विज़न है अगर उनके पास, तो वो उसको क्रिएट तो सेल्स के थ्रू ही करेंगे। बिल्कुल, सेल्स के तो थ्रू। कैसे डिज़ाइन करें वो अपनी पूरी सेल्स को? वो डिज़ाइनिंग क्या होनी चाहिए जिससे वो अपने 5 करोड़ के बिजनेस को 50 करोड़ तक पहुंचा सकें और 50 करोड़ के सेल्स को वो 100 करोड़ तक पहुंचा सकें? तो आपके लिए वो एक ब्रह्मास्त्र क्या होगा जिससे वो ये क्रिएट कर सकें? सही है जी। ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक ही है, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। नहीं कर रहे हैं, मेरी पीड़ा यही है। मतलब अमूमन कोई 50 करोड़ का बिजनेस, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ तक के टर्नओवर के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। पेन पॉइंट ही मेरा यही है, वाई? दे आर जस्ट बिजी इन फायर फाइटिंग, डे टू डे फायर फाइटिंग। सुबह ऑफिस जाकर बैठे होश आया कि अच्छा मैं काम शुरू करता हूँ, फाइल खोली, इधर से अंकित आया निकल के, अरे सर वो पेमेंट नहीं हो पाई, अच्छा मैं पेमेंट करता हूँ। उधर से अनुज आया निकल के, अरे सर वो ओटीपी देना, ओटीपी, हाँ मैं तुम्हें ओटीपी देता हूँ। उधर से कोई और निकल के आया, सर वो आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं हुई, अच्छा आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं हुई, मैं सीए को कॉल लगाता हूँ, राइट? क्या हो रहा है? दिस इज नॉनसेंस। आप बिजनेस ओनर हो, अरे यार आप कुछ भी नहीं हो, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। फायर फाइटिंग से बाहर आना पड़ेगा। क्या करना है? डेलीगेट करना है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स, 2019 में मेरी भी यही हालत थी, क्या
डेलीगेट करने से डरता था। डरता क्या होता, कॉस्ट लगेगी, अरे पैसे लगेंगे, अरे 4 लोग और रखने, अरे यार 4 लोग का मतलब 25 भी मान लो अगर एवरेज सैलरी मोटा मोटा 1 लाख रुपए, अच्छा 1 लाख में उन्होंने परफॉर्म नहीं करा तो 1 लाख रुपए महीने का लॉस होएगा। फिर वो 4 महीने में अच्छा 4 लाख कर, ओहो रहने दो इन्हीं से करा लेंगे, मैं या तो मैं खुद ही कर दूंगा या इन्हीं से करा लेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या, 2 मिस्टेक बताई मैंने बड़ी, क्या पहली मिस्टेक, मैं खुद ही कर लेता हूँ, चल मैं करता हूँ यार 1 घंटा। दूसरी बड़ी मिस्टेक, इन्हीं से करा लेता हूँ। कोई बंदा है बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहा है, आप उसकी प्रोडक्टिविटी की ऐसी तैसी कर दोगे, क्या करके, यार बेटा ये 3 काम जरा कर देना, लाला लाला प्रवृत्ति जो एक कहते हैं ना कि यही तो होता है कि अरे निचोड़ लो इसको पकड़ के, 3 काम और कर दे बेटा, वेरी बैड। डेलीगेट करना पड़ेगा, डेलीगेट करो। और अगर आप वो जो डेलीगेट कर रहे हो, सेल्स की अगर बात कर रहे हो, फिर तो आप बिंदास डेलीगेट करो ना। मैं कहता हूँ 4 लोगों की जरूरत है, आप 8 रखो ना। आपके पास अगर मशीनरी बढ़िया है, पाइपलाइन सही है, लीड्स अच्छी आ रही हैं, आप 4 की जगह 8 रखो ना। ये तो सेल्स है। आपने 1 लाख रुपए किसी बंदे को दिया, अगर मान के चलिए महीने की सैलरी, तो उससे 10 लाख रुपए कैसे निकालना है आपको पता है, बहुत ही ईजिली पता है। तो जब आपको डेलीगेट करने में हेजिटेंट नहीं होना चाहिए, और अगर डेलीगेट कर रहे हो, टीम रख रहे हो, सेल्स की बात कर रहे हो, फिर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिंदास रखो ना। ओके ओके। ऐसे 3 क्या रेमेडी आप देना चाहेंगे, रेमेडी इन द सेंस ऐसी क्या टेक्निक्स आप बताना चाहेंगे जो एक नया नया स्टार्ट कर रहा हो और उसको सेल्स बिल्कुल समझ ना आती हो, उसे लगता हो कि अब सेल्स कैसे करेंगे। लोगों का पहला प्रोस्पेक्ट ये होता है कि मैं लीड्स कहाँ से लाऊं, और लीड्स आई है तो उनसे कैसे हैंडलिंग करूं। लीड हैंडलिंग भी बहुत बड़ा सेल्स का कारण है, वो सही तरीके से नहीं होती तो कई बार प्रीमियम लीड्स भी खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो आप एज अ सेल्स कोच किसी प्रीमियम या किसी भी लीड को जो कन्वर्ट हो सकती है एक अच्छे कन्वर्जन के साथ में, वो क्यों, क्या एक कारण होता है कि वो एक अच्छी लीड भी आपसे मिस हो जाती है और आप बहुत बड़ा लॉस भी क्रिएट कर देते बहुत ही हो। सही, बहुत तो यहाँ पे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, वो क्या टेक्निक है कि ऐसा ना करें? ना करें, बहुत ही बढ़िया। 2 बातें आपने बोली, एक तो लीड लाना और फिर एक लीड मैनेजमेंट। सबसे पहले ये समझते हैं लोग ना, मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज करते हैं मार्केटिंग को सेल से। Okay. लोग का कॉल आता है, अरे अंकित मुझे ना 5 लोग रखने मार्केटिंग में। मैंने कहा मार्केटिंग में, वाह मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मार्केटिंग में क्या कराओगे? हाँ वो उनसे फील्ड सेल्स करवाएंगे। मैंने कहा सेल्स करवाओगे कि मार्केटिंग करवाओगे? कि एक ही तो है। नहीं एक नहीं है, आज समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है। भाई बहन है, भाई बहन है, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। मतलब ये ऐसा है कि कहते हैं ना लोग कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पहले मार्केटिंग आई फिर सेल्स आया। आपकी मार्केटिंग में दम नहीं है, सेल्स कैसे हो जाएगी? मार्केटिंग दमदार करनी पड़ेगी। समझते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ मैम कि सेल्स इज द ऑक्सीजन टू एनी बिजनेस। ऑक्सीजन है, सांस आ रही है तो कंफर्टेबली मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैठे हैं, सांस आ रही है, बॉडी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, ज़रूरी है। बिजनेस के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, मतलब कि सेल्स ज़रूरी है। पर किंतु परंतु वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? लंग्स में जा रही है ना। वो लंग्स ना मार्केटिंग है। अगर वो ऑर्गन ही ठीक नहीं है, ऑक्सीजन लेके क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ डाउन हो गया, राइट। तो मार्केटिंग लंग्स है और सेल्स ऑक्सीजन है, तो दोनों को पैरेलली चलाना पड़ेगा। आपकी मार्केटिंग को सेट राइट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सेल्स अच्छी होंगी। वापस आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, लीड्स, तो लीड्स आ रही है मार्केटिंग से, वो मैनेज कैसे नहीं हो रही है? 1-2 करोड़ के टर्नओवर की बात नहीं कर रहा। मेरे पास ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो एक गड़बड़ कर रही थी, 1000 करोड़ की कंपनी ये गड़बड़ नहीं करती, 50 करोड़ 100 करोड़ तक की कंपनी ये गड़बड़ कर रही थी। क्या कि 2 मिस्टेक बताता हूँ। पहली मिस्टेक, उनके पास कोई अंकित है सेल्समैन, सर आज मैंने 50 कॉल करी, 50 का मैंने डेटा लिख लिया कॉपी पर। उसमें कोई अनुज थे, उन्होंने कहा था परसों कॉल करूँ, मैंने लिख लिया सर, यहाँ पे परसों कॉल करना है 4 PM पे, लिख लिया सर, मैंने लिख लिया, मुझे याद रहेगा सर, मैं कर दूंगा, मुझे याद रहेगा। मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2, थोड़ी सी और अच्छी कंपनी है, एक्सेल पे बना लिया। उनके पास कोई अंकित है सेल्स में, सर मैंने एक्सेल बना लिया पूरी, यहाँ पर लिखा है, कोई शताक्षी जी थी, उन्होंने बोला अभी तो दिवाली है, दिवाली के बाद कॉल करना। सर मैंने एक्सेल में लिख दिया बहुत अच्छे से। सर हम ये कॉपी पेन वाला ये पुराने मेथड नहीं, हम तो सर बिल्कुल डिजिटल बढ़िया से करेंगे एक्सेल पे। मैंने लिख दिया शताक्षी जी को नवंबर में फर्स्ट वीक में कॉल करना है। सर मुझे याद रहेगा? कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो मेरा काम है सुबह शाम का, सर मैं तो सेल्स कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा। बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। दिस इज बुलशिट, दिस इज क्रैप। बिजनेस ओनर को ये बिल्कुल बेसिक सी बात समझ नहीं आ रही है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है सोचकर। तो सबसे पहला काम मैं क्या कराता हूँ, वहाँ पर एक CRM सेट कराता हूँ। CRM कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ है। CRM क्लाइंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक टूल है। मतलब
आपने सारी लीड्स को ऐप पर ले लिया और बहुत ही सस्ते आ रहे हैं, हज़ार रुपए महीने के टूल आ रहे हैं, महीने में मात्र 1000 रुपये देने और आपकी सारी समस्या का समाधान। मतलब मैं आपको ये बात बता दूं कि मान के चलो किसी के पास 1000 लीड हैं, आपने सीआरएम के अंदर डाली, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लिया, आप करोड़ों का रेवेन्यू कर जाओगे उन्हीं लीड के अंदर से जो अब तक नहीं हो रहा था। कितने रुपए देके? 1000 रुपये देके। देने उनको पता ही नहीं है, उनको 1000 रुपये से दिक्कत नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा करना है। तो सीआरएम के अंदर सेट राइट करो चीज़ों को। कैसे? शताक्षी जी ने बोला था अंकित दिवाली के बाद कॉल करना, अभी टाइम नहीं है, अभी कॉल मत कर भाई। तो अंकित ने यहाँ पर लीड के अंदर लिखा, सीआरएम के अंदर लीड चढ़ी हुई है, शताक्षी सिंह जी कोई हैं, उनको हमें उनके साथ कुछ डील क्लोज करनी है। तो यहाँ पर मैंने कमेंट्स में डाल दिया और यहाँ पर रिमाइंडर लगा दिया। अब क्या हुआ, रिमाइंडर जब लगा दिया कि इनको 5 नवंबर को 5 बजे कॉल करना है शताक्षी जी को, मैंने रिमाइंडर लगा दिया। अब वो सीआरएम व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको कॉल भी करेगा। ऐसे भी आते हैं सीआरएम, बिल्कुल बेसिक सीआरएम, कॉल करेगा आपको। किसको? मुझको, अंकित कॉल शताक्षी 5 नवंबर 5 PM, वाह। या फिर व्हाट्सएप आ जाएगा मेरे पास, अंकित कॉल शताक्षी 5 PM 5 नवंबर। और इससे बड़ी और क्या लोग हैं? मतलब लोग इतना बड़ा एक्सक्यूज़ देते हैं, सर आज मैंने 100 कॉल करी, कल मैंने 100 कॉल करी, पूरे महीने में कितनी कॉल हो गई? 3000 कॉल होगी लगभग, मोटा मोटा 3000 कॉल याद रहेगा तुमको? आर यू सीरियस? 1 अक्टूबर को अंकित ने शताक्षी से बात करी, 5 नवंबर को कॉल करना आपको याद रहेगा? मजाक कर रहे हो आप? नहीं रहेगा। सीआरएम, ये आइडिया आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि लोगों की आधी ज़िंदगी तो फ़ोन पे ही जा रही है। बिल्कुल ठीक है, लोग एक्सेल शीट देखने जाएं या ना जाएं, लेकिन फ़ोन तो उठाकर देखते ही हैं और कोई चीज़ नोटिफिकेशन में आई तो उनका ध्यान जाएगा ही जाएगा। करेक्ट है, बहुत अच्छा आइडिया आपने बताया और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करेगा। बहुत सारे लोग 1000 रुपीज़ मैटर नहीं करता, कई बार उनका मैनेजमेंट मैटर करता है और उसको अगर सही दिशा में कर ले तो शायद वो अपने बिजनेस को जहाँ पर हैं अभी वहाँ से 10x बेहतर ले जा सकते हैं। बहुत ईजिली 10x ले जा सकते हैं। एक चीज़ है ना कि बिजनेस को ना सिस्टम और प्रोसेस सेट करता है, सिस्टम और प्रोसेस बनाता है बिजनेस को, ना कि लोग बनाते हैं। आज कोई अंकित है आपके सेल्स में, आज है कल चला जाएगा, 1 लाख की सैलरी ले रहा, 2 लाख मिलेगा, यहाँ से भाग जाएगा, कहीं और चला जाएगा। पार्ट ऑफ गेम है, अंकित की गलती नहीं है, गलती आपकी, आपने सिस्टम नहीं बनाया। सिस्टम बनाओ ना। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे सर जैसे आपने कहा, आपने ऐप की बात की, डिजिटल की बात करी है, अभी एक नया टूल आ गया है, नई चीज़ आ गई है, दैट इज़ AI। हाँ ठीक है, और AI के थ्रू अब लोगों ने सेल्स को भी आगे मैनेज करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो ये कितना इम्पैक्ट डालेगा एक इंसान के रोजगार पर? खतरनाक। आपको एग्जांपल देता हूँ एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, यू विल बी ओवरवेल्म्ड विद दैट एग्जांपल। हम लाइव कर रहे हैं आजकल। केवल इस एक टेक्निक से करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट किया है हमने लोगों के लिए। हमारे जो मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स होते हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। ऑफ कोर्स हम लोग सर्विसेज में भी करते हैं, पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। मैक्सिमम की लीड जनरेशन आ रही है इंडिया मार्ट से। अलग अलग मेथडोलॉजीज हैं लीड जनरेशन की, मार्केटिंग की, एग्जीबिशन कर दी या फिर कहीं से डेटा उठा लिया, राइट, इस तरह की, या फिर करंट कस्टमर है। एक लीड का सोर्स है इंडिया मार्ट। एग्जाम्पल मान के चलिए 10 लीड आई इंडिया मार्ट से, ठीक है जी। पहली बात तो उसमें से 8 बेकार होती हैं, है ना। तो 8 बेकार होती हैं, अच्छी नहीं होती है, एक ठीक ठीक होती है और एक अच्छी होती है, काम करने लायक। वो 1 पे काम करते हैं, 9 पे काम नहीं करते। खैर ये अलग मैटर है, वापस आता हूँ टॉपिक पे। मान के चलिए इंडिया मार्ट से लीड आई रात को 10 बजे। देखिएगा ध्यान से, मज़ा आएगा। अंकित को ये माइक खरीदना है। अब अंकित को रात को 10 बजे ना वो क्यूरियोसिटी हो रही है ना, क्यूरियोसिटी हो रही है, यार मुझे सब कुछ जानना है माइक के बारे में। कब जानना है? आज ही जानना है। कौन से टाइम? 10 बजे जानना है। कोई कंपनी खुली थी? आंसर इज नो, कोई नहीं खुली है, सबके लोग जा चुके हैं घर। कल सुबह 10 बजे वो वापस आएंगे। अंकित ने अब सर्च करना शुरू करा मेरे आसपास, अच्छा वो वाली कंपनी, वो वाली कंपनी, मुझे 10 पीस उठाने हैं माइक के। मैंने देखना शुरू करा, इंडिया मार्ट पे रिक्वेस्ट डाल दी, इंडिया मार्ट ने उठा के उन कंपनीज को डाल दी कि कोई अंकित है वो उसको 10 पीस चाहिए माइक के। 99% केस में क्या होगा? कॉल कब आएगी? अगले दिन सुबह 10 बजे। कुछ केस में क्या होगा? अगले दिन शाम को 6 बजे कॉल आ रही होगी। ये तो बिल्कुल ही गॉन केस है, मतलब कि तुरंत से काम नहीं करा। मैं उससे भी एक लेवल अप की बात कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह 10 बजे कॉल नहीं जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? रात को बंदा बिठाना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, महंगा, फालतू में एक्सपेंस बढ़ जाएंगे और पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है। रात को तो ऑफिस बंद है, बंदा कैसे उसको कॉल करेगा? नहीं कर सकता। AI कम इनटू पिक्चर। AI बॉट्स को हमने ट्रेन करा है, कुछ हमने कोलैबोरेशन किया है कुछ कंपनी के साथ, AI बॉट्स को ट्रेन किया है। अब वो क्या कर रहा है? मान के चलिए अंकित ने ABCDE 5 कंपनी में क्वेरी डाली,
कंपनी बी है, सुबह 10 बजे कॉल आएगा अगले दिन सुबह। सी है 12 बजे कॉल आएगा। डी है, ई है 4 बजे या फिर 6 बजे कॉल आएगा अगले दिन शाम तक, ठीक है। कंपनी ए है, जैसे उसने क्वेरी डाली, अंकित के पास व्हाट्सएप आया, हे अंकित व्हाट्सअप, आई गॉट टू नो दैट यू आर लुकिंग फॉर दिस माइक, व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। बॉट ने बात करनी शुरू कर दी। हमने उसको एक बार ट्रेन करना है, महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, और ये जो लीड सारी वेस्ट हो जाती है ना, वो नहीं होंगी, कन्वर्जन आएगा बहुत मोटा। अब उसने बात करनी शुरू, अच्छा इस तरह का आपको माइक चाहिए, ऑल राइट, इस तरह के माइक में क्या फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, क्या क्वालिटी आप देख रहे हैं, अच्छा ये क्वालिटी आप देख रहे हैं, देखिए इस पर्टिकुलर क्वालिटी में आपकी टेलर मेड सॉल्यूशन के हिसाब से हमारे पास ये 2 मॉडल्स हैं, पहला मॉडल है ये, दूसरा मॉडल है ये। अंकित कहेगा वाह मुझे दूसरा मॉडल, आई वॉन्ट दिस दूसरा मॉडल, मुझे इसके बारे में और बताओ। अच्छा नाइस चॉइस, दूसरा मॉडल, अच्छा इसमें मॉडल में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। 99% क्वेरीज अंकित की कंपनी ए रात को 10 बजे खत्म कर चुकी है, खत्म कर चुकी है। अब यकीन मानिए अगले दिन सुबह 10 बजे मान लो ए बी सी डी ई कंपनी का कॉल आया, किसको एंटरटेन करेगा अंकित? मैक्सिमम चांस है कंपनी ए, अच्छा उस कंपनी से, हाँ आपका वो जो वाला माइक है ना, आपको पता है सर, हाँ मैंने देखा था रात को। बॉट, एआई बॉट्स करना पड़ेगा, एआई एजेंट बिठाने पड़ेंगे, नहीं चलेगा काम उसके बिना। कंपटीशन को किल करना है, आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा, पावरफुल है। ओके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है जो लोगों ने एक मिथ बना दिया है कि एआई आएगा तो किसी ना किसी तरह के धंधे को या रोजगार को खाएगा। मेरे आपके कहने के अनुसार मुझे ये समझ आया कि एआई आने से आपका जो पर्सन है उसका काम का एक लिमिटेड टाइम है, उस टाइम के बाद भी आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। यानी जो एक हम माइंडसेट लेके चलते हैं कि हम सो रहे हैं तो भी हम पैसा कमा रहे हैं, वो वाला एआई ने कहीं ना कहीं रिजल्ट जनरेट कर दिया है आपके लिए। ओके दैट इज़ द गुड थिंग, मतलब एक सभी बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा एक टूल है ये, विन विन सिचुएशन। ओके अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है अंकित जी कि मान लीजिए कि उसने हैंडलिंग कर भी दी और लीड कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो चूंकि उसके बारे में एआई को पता है, आपको नहीं, ठीक है। सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो आपको क्लाइंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज हुई नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने सर क्योंकि आपकी तरफ से सारा कुछ क्रिएशन एआई ने करा है, आपका रिलेशन बिल्ड आपके क्लाइंट के साथ नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कि उसको जानकारी तो सब हो गई लेकिन रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके रीसेल में जाएगा? बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके थैंक यू सो मच जी। आप एनएलपी की दुनिया में काम करते हैं मैम, मैं बहुत आपके वीडियोस को देखता हूँ, बहुत कंटेंट को मैं फॉलो करता हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स मैंने देखी है, मैं सच में आप जो मैं आपको फॉलो करता हूँ उसमें टेक्निक है रेपो बिल्डिंग, रेपॉर्ट बिल्डिंग। मैक्सिमम सेल्स पर्सन, मैं दुखी हो चुका हूँ ट्रेन कर करके लोगों को, जा रहे हैं साहब नमस्ते, नमस्ते सर, सर जाके सर मोबाइल दिखाना शुरू, अपनी चीज़ दिखानी शुरू, सर देखिए ये सैंपल है, इसके अंदर सर ये फीचर है। द पर्सन विल कंसीडर यू एज अ सेल्समैन, तो उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, उसका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सारी चीज़ें होने के बाद ठीक है बताते हैं, निकलो निकलो, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, वो कह नहीं रहा है निकलो, वो कह रहा है ठीक है चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको, करते हैं, सोचते हैं। व्हाट द हेल सोचते हैं, सेल्समैन हो ही नहीं आप। हाँ, तो आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी है। अथॉरिटी कैसे बिल्ड होगी? शुरू के कुछ मिनट या शुरू के कुछ सेकंड बिजनेस, प्रोडक्ट, फीचर्स, बेनिफिट्स की बात ही मत करो, अपनी बात ही मत करो, क्या करना है उसकी बात करनी। व्हाट इन इट फॉर मी। आप कोई बंदा मेरे पास मुझे बेचने के लिए आया, कुछ चीज़ बेचने के लिए आया है, अंकित रविंद्र जैन की बात करो ना, मेरे से रेपो बिल्ड कर रहे हो आप, है ना। कैसे होगी रेपो बिल्ड? तरीका है, रेपो बिल्ड कैसे होगी? पहला तरीका, कॉम्प्लीमेंट करो, जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करो, जेन्युइनली। देखिए मान के चलिए कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, उसने कोई बहुत ही यूनिक सा कोई बोर्ड लगा रखा है, कोई बहुत ही यूनिक सी कोई चीज़ कर रखी है, या फिर आई डोंट नो कि उसने अपने काउंटर पे पीछे 7-8 पर्सनैलिटीज़ के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटो लगा रखी है। आपको समझ में आ गया कि ये बंदा इस टाइप का है, इसको ये सब पसंद है, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड एग्जाम्पल। अरे सर आपने तो मतलब, अरे सर इससे भी मिले आप, वाओ, कुछ भी ऐसा, जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करो ना, उसकी फ़ायदे की बात करो ना, उसकी तारीफ करो ना। ह्यूमन साइकोलॉजी है,
हर किसी बंदे को अपनी तारीफ पसंद है। कोई नहीं कहेगा कि भाई मेरी तारीफ मत कर। करेक्ट है, बंदा ब्लश करना शुरू कर देगा। तो आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, राइट। साइकोलॉजी है, करते ही नहीं लोग, रेपो बिल्ड करते ही नहीं। दूसरा तरीका, कॉमन पॉइंट पे बात करो ना। कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है? मान के चलिए मैं सोफ़ा की कंपनी हूँ और आप सोफ़ा के मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं, तो सोफ़ा इंडस्ट्री कॉमन पॉइंट है। अरे सर आजकल तो ये सीज़न में ना, ये जो बारिश का सीज़न है ना, बिल्कुल डाउन चला गया सेल, आपका क्या हो रहा है सर? कॉमन पॉइंट पे बात करो ना। कॉमन पॉइंट, करेक्ट है। करते ही नहीं लोग। सर मेरा सोफ़ा ऐसे, सर ये वाला ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये ले लो सर। क्रैप। तो आपका बेसिकली ये कहना है कि कभी भी आप रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमेशा ये मत देखें कि आपको कॉमन चीज़ें बोलनी हैं। आप पहले सामने वाले को अपने प्रति 3-4 यस बुलवा लें। ओह बिल्कुल। ऐसा मुझे जो आपके बताने से लगा, मुझे यही लगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सामने वाले से 2-3 यस निकलवा लें। जैसे कि आपने उसको पीपल प्लीजिंग की, ठीक है, तो वो ओह यस यू आर राइट, यू नो, मतलब आपने कुछ भी उसे कॉम्प्लीमेंट किया तो वो सामने से यस तो बोलेगा ही बोलेगा। तो आप एग्जैक्टली उसकी ही बात करें। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुल्ली आपने इसको एक्सप्लेन किया है। एंड सेकंड थिंग, मुझे आपको ये पूछना है कि आप एज अ सेल्स कोच बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को आज कोच कर रहे हैं, उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो लोग, अगर कोई है जो आपको अप्रोच करे और आप उसे हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो आपका पहला स्टेप उनके साथ क्या होता है और कैसे आप उनकी कंपनी को ग्रो कराते हो? आप कैसे उनके साथ काम करते हो, ये आप मुझे बताएं। बिल्कुल। देखिए, दो तरह से हम काम करते हैं। या तो बिजनेस ओनर कह रहे हैं मेरे पास टीम नहीं है, सेल्स टीम है ही नहीं अंकित, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ कोर्सेज हमने डेवलप किए हैं, सेल्फ बेस्ड कोर्स, और ऐसे कोर्सेज हैं गेम चेंज हो जाएगा, बशर्ते अगर वो उस कोर्स को तरीके से देख ले डे 1 पे और डे 2 पे उसको इम्प्लीमेंट कर ले। इम्प्लीमेंट कर ले, रिजल्ट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक काम छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। तो उसके लिए वो कोर्स है, या फिर उसके लिए ग्रुप कोचिंग फॉर्मेट हम चलाते हैं। अब नवंबर 2025 में नया ग्रुप कोचिंग फॉर्मेट, ग्रुप कोचिंग आ रहा है। बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो उसमें हम 200 लोगों को रख सकते हैं, बहुत ईजिली हम हैंडल भी कर जाएंगे 200 लोगों को, पर उसमें लोग होने वाले हैं 20-25, बहुत ही कम से कम। वाई? ऐसा क्यों? कि उसके बिजनेस में घुस के मुझे उसकी मदद करनी है ना, मुझे उससे रेवेन्यू नहीं कमाना कि यार ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, पैसा। दूसरा तरीका है बिजनेस ओनर्स जिनके पास सेल्स टीम है, तो उनके बिजनेस को हम समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं। 90% प्रॉब्लम सेम होती हैं, राइट। 10% बिजनेस में वेरिएशन होता है कि यार अच्छा इस इंडस्ट्री में तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इस इंडस्ट्री में ये, वो 2-4 ही होती हैं। 90%, 10% ही होती हैं। 90% प्रॉब्लम सेम है, तो 90% सेलिंग की साइंस सेम चलेगी। ओके, और इस तरह से हम रिजल्ट लाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने एक चीज़ कही कि मैं हेल्प करने की तरफ जाता हूँ, यानी एज अ गिवर आप उस चीज़ को बढ़ाने की काम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुली आपने इसे बताया। सर, कई बार जब हम सेम तरह का काम बार बार करते हैं तो हमें बोरियत होने लगती है, हमारी एनर्जी डाउन जाने लगती है, क्योंकि हम रूटीन में करने लगते हैं और माइंड को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। और सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के थोड़े दिन बाद आदमी ये कहने लगता है कि यार अब थोड़ा मन नहीं कर रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एनर्जी को हर सुबह हाई करने के लिए सेल्स को लेकर आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि वो हमेशा चार्ज रहें फॉर न्यू सेल, फॉर न्यू रेवेन्यू? वाह, बड़ी बड़ी क्लासिक क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो। टेक्निक है लोआ पावरफुल है, प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंटेबल है। हम लोग खुद अपने हाथ से बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रिजल्ट ला चुके हैं लोआ से। ध्यान से सुनिए, लोआ की फुल फॉर्म है लॉ ऑफ एवरेजेस। कैसे काम करती है, अब एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, कंपनी का नाम नहीं लूँगा। जूलर्स हैं कूचा महाजनी, चांदनी चौक में कूचा महाजनी एक गढ़ कहलाता है, गढ़ है वो पूरा जूलर्स का। वहाँ पर वो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब टॉप 2 या टॉप 3 में उनका नाम आता है। बड़े ब्रांड हैं, उनके साथ हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। उसके बाद उनके रेवेन्यू में ड्रास्टिक चेंज आया। क्यों? इस छोटी सी टेक्निक की वजह से भी आया। मतलब मुझे उनके बंदों ने, जो सेल्स पर्सन है वहाँ पर, उन्होंने खुद बताया। क्या है टेक्निक? लॉ ऑफ एवरेजेस। मान के चलिए रिटेल की बात करते हैं, जूलर्स की बात कर रहे हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए ऑन एन एवरेज एक सेल्स पर्सन जूलर्स इंडस्ट्री के अंदर, उस शोरूम के अंदर कितने लोगों को टैकल कर रहा होगा दिन में? 5 या 6, 7 या 8 मैक्सिमम,
ठीक है, अगर ज़्यादा फुटफॉल है तो 8 ऑन एन एवरेज। मान के चलिए वो 6 लोगों को कर रहा है। पर्सन 1 आया, 2 घंटे, आज जी शादी है 4 महीने बाद है, दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, मम्मी का दिखाओ, पापा का दिखाओ, सबका दिखाओ, निकाल लिया। और फिर हाँ ठीक है करते हैं, देखते हैं, अच्छा है, वाइफ को लाता हूँ, इनको लाता हूँ, उनको लाता हूँ, हाँ उन पैसे तो उन्हीं के पास है, उनके साथ आता हूँ, बाद में आता हूँ। चला गया, उठ के मूड ख़राब, अरे यार ये तो 2 घंटे 2.5 घंटे इतना अच्छा कस्टमर था, ये तो शादी वाला कस्टमर था, ये भी उठ के चला गया, मेरे तो मूड ख़राब हो गया, बेकार है। तो कस्टमर सेकंड आया, फिर वही कहानी, ये दिखा दो, वो दिखा दो, अच्छा इसमें दिखा दो, मज़ा नहीं आ रहा, ये भी दिखा दो, अच्छा मैम ये दिखा दो, चलो ठीक है आपको ना इस तरह दिखाते हैं, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, चला गया उठ के। कस्टमर 3, कस्टमर 4, कस्टमर 5 गॉन। कस्टमर 6 से बात करने का मन करेगा क्या आपका? आंसर इज़ नो, किसी का नहीं करेगा, नॉर्मल इंसान का नहीं करेगा। जिसने लोआ को पढ़ लिया, सीख लिया, जीवन में उतार लिया, वो कहेगा आने दो इसको, और आज इसकी इस कदर हेल्प करूंगा, इस कदर हेल्प करूंगा कि आज तो ये लेकर जाएगा और आज के बाद हमेशा यहीं से लेकर जाएगा। क्या कहता है लोआ? क्या कहता है लोआ से पहले एक एग्जांपल पूछता हूं मैं आपसे। मान के चलिए ऑन एन एवरेज हर कस्टमर 2 लाख की परचेज कर रहा था, एवरेज ऑर्डर वैल्यू लोगों की 2 लाख रुपए की थी फॉर एग्जाम्पल। 5 कस्टमर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले ने कुछ नहीं लिया, दूसरे ने कुछ नहीं लिया, 2 लाख का ले सकता था, तीसरे ने कुछ नहीं लिया, चौथे ने कुछ नहीं लिया, पांचवें ने 2 लाख रुपए की परचेज करी, पांचवें ने 2 लाख रुपए की परचेज करी। मुझे आप ये बताइए फर्स्ट कस्टमर ने कितने की परचेज करी? फर्स्ट कस्टमर ने कितने की परचेज करी? अगर सबने 2 की तो 2 की ना, पहले 4 तो खाली आज चले गए, पांचवें ने 2 लाख की परचेज करी। पहले कस्टमर ने कितने रुपए दिए आपको? 0 करी। लोग ये बोलते हैं कि पागल है क्या, कहाँ दिए भाई, 1 2 3 4 0 रुपए दिए, तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, गलत क्वेश्चन है ना। 2 लाख रुपए पांचवें ने दिए ना, 2 लाख को 5 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया? 40,000 रुपए। एक्चुअली में जो डे 1 पे जो फर्स्ट कस्टमर आया था ना, पूरे परिवार को, कुटुंब को लेकर आया था, और भैया के दिखा, भाई के दिखा, भाभी के दिखा, 4 घंटे वो खराब करके गया, खराब नहीं करके गया, 4 घंटे वो इन्वेस्ट करके गया आपके साथ, और 4 घंटे में वो 40,000 रुपए का माल लेकर गया। ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने उसके साथ 2 घंटे इन्वेस्ट करे, तब आपको अगले 2 घंटे मिले, तब आपको अगले 2 घंटे मिले, तब जाके आपको वो 1 घंटा मिला जो आपने 5वें कस्टमर के साथ बिताया, तब जाके उससे 2 लाख रुपए उसकी जेब से निकाले। तो एक्चुअली में कस्टमर 2 3 4 ने भी 40 हज़ार रुपए की सेल करी। लोआ का एवरेज यही कहता है, बहुत पावरफुल है। जिसने इसको जीवन में उतारा उसके रिजल्ट नेक्स्ट लेवल हो गए। इस शोरूम की बात बताऊं कि जो उसके अंदर 3-4 लोग थे ना, उनका अगले ही दिन टेस्टिमोनियल हमारे पास आ गया था, अगले दिन। फिर मैंने वो टेस्टिमोनियल ओनर को भेजा कि देखो सर कैसे हो रहा है, कमाल हो रहा है। एंड ही वाज सरप्राइज कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे भी हम माइंडसेट को बदल सकते हैं। अगले ही दिन रिजल्ट आ गया था उनका, द वेरी नेक्स्ट डे। जिस दिन हम ट्रेनिंग करके गए, अगले दिन कि मैम मैं बैठी, सर उन्होंने बताया, पूरा वीडियो में बताया कि मैं बैठी, ऐसे ऐसे हुआ, पहला दूसरा तीसरा कुछ वो छोटी सी अंगूठी लेके 10-20 हज़ार की, मज़ा ही नहीं आया, चौथा पांचवा, जो छठा आया, छठा ही शायद 7वां था उनका, 7th कस्टमर ने 5 लाख रुपए की सेल करी। और वो इसी माइंडसेट से बैठी थी कि जिस तरह का एक कस्टमर है, मान के चलिए 10 लाख की सेल करने वाला है, तो हर बंदे से 2-2 लाख रुपए मुझे निकालने हैं, जो अब तक नहीं निकाले मैंने। तो इस माइंडसेट से, लोआ वाले माइंडसेट से चेंज हो रही हैं चीज़ें। बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली आपने इसको एक्सप्लेन किया है, और ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा कि हम कैसे, क्योंकि कई बार आपका नज़ारे बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। तो आपने जैसे इसको क्रिएट किया कि आप ये मत सोचिए कि 4 बेकार चले गए, आप ये सोचिए कि जो चौथे ने 2 लाख लिया, वो 4 के बाद का रिजल्ट है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 5, इट्स अ वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुली आपने क्रिएट किया। आप लोग भी अपने थॉट प्रोसेस को बदल करके बिजनेस के सही मायने में नज़ारे बदल सकते हैं अबंडेंटली, क्योंकि आपकी ऊर्जा मेंटेन रहेगी वहाँ पर। आप वो 2 ऐसी क्या हैबिट बताना चाहेंगे जिससे हर एक इंसान अपने बिजनेस के साथ इमोशनली कनेक्ट रहे, बिजनेस को बिजनेस के लिए ना करे, बिजनेस को इमोशनली जब आप मोटिवेटेड होकर के कोई थॉट लेकर चलते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर क्रिएट कर पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आप क्या 1-2 रेमेडी या 2 चीज़ बताना चाहेंगे जिससे वो हमेशा अपने बिजनेस के साथ इमोशनली कनेक्ट रहे? क्या बात है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैम, बिजनेस को ना
पैसा कमाने का जरिया मत समझो, बिजनेस को ये समझो कि क्या वैल्यू आज आप ऐड कर रहे हो सामने वाले की लाइफ में। कल रात ही हम डिनर कर रहे थे, अपने साडू भाई के पास गया था, उनको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, यही बता रहा था कि अपने बेसिक एथिक्स ही यही है। क्या है कि अगर अपराइजिंग ग्लोबल स्किल्स ट्रेनिंग कंपनी ने किसी से 1 रुपया लिया है ना, 1 रुपया, उसको हमें 10 रुपये की वैल्यू वापस देनी है, चाहे ज़बरदस्ती देनी पड़े। ऐसा हुआ है बहुत जगह पर हुआ है कि एक कंपनी के नाम आई थिंक आई शुड नॉट, फैब्रिक इंडस्ट्री की एक कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कराई, 1 महीने का पैकेज था, पहले दिन के बाद ट्रेनिंग रुक गई, कुछ लोग उनके छोड़ के चले गए, कुछ वो सीज़न आ गया, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, राइट। और 1 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि 1 महीने के बाद तो हम काम करेंगे ही नहीं, हमें तो इसी महीने काम करना है। 30th डे मैंने उनको कॉल करा कि सर आपने ट्रेनिंग की, नहीं अंकित वो तो सर ऐसे हुआ ना कि सर कि 30 दिन पूरे हो गए, हमें लगा कि आप तो, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, जो हमने कमिटमेंट करा है ऑफ कोर्स हम उस कमिटमेंट को सरपास करेंगे, और जो वैल्यू हमें देनी है वो तो वैल्यू तो हमने दी नहीं ना अब तक, हम प्रतिबद्ध हैं आपको वो वैल्यू देने के लिए। एंड ही वाज लाइक अमेज्ड कि अच्छा ऐसा भी होता है। होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ होता है, हम देंगे आपको वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने 1 रुपया तो ले लिया, 10 रुपये आपके पास नहीं गए अब तक, बेचैनी हो रही है अंदर, बेचैनी। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि आपका वाई क्लियर होना ज़रूरी है, पैसों के लिए नहीं, पर्पज़ के लिए। पर्पज़ क्या है, राइट। तो जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैं एक बंदे के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव ला पा रहा था। कौन था वो बंदा? आप खुद। यही पीड़ा है मेरी, यही पीड़ा है मेरी, यही पेन पॉइंट है मेरा कि वो था मैं खुद। मेरी फैमिली एकदम स्मूथ चल रही है, सब कुछ, अरे यार इसीलिए आए, मतलब भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने मुझे नीचे उतारा है, कोई पर्पस तो होगा मेरी लाइफ का। ये पर्पस है क्या? ये पर्पस है? सुबह से शाम तक फाइल इधर से उधर करो, बस एक कुछ भी ऐसा काम ना करो मेरी जॉब पे बात ना आए। हाँ, ऐसे तो करता है गवर्नमेंट आदमी, मतलब सॉरी टू से बट मैक्सिमम ऐसे ही कर रहे हैं। वो हर वो काम करेंगे कि बस कुछ भी काम कर दूंगा मैं, मेरी जॉब पे बात ना आए, जॉब सेफ रहे, राइट। पर्पस होना चाहिए लाइफ का। तो आज हमारा पर्पस है वो, मैं अपने देश की उन्नति में भागीदार बन रहा हूं, मैं अपने देश की उन्नति में कैटलिस्ट का काम कर रहा हूं। आज क्या है वो कैटलिस्ट? पहले भी मैं कैटलिस्ट के तौर पे ही डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। रेवेन्यू जनरेट करूंगा, बहुत सारा पैसा जो लोग टैक्सेस में नहीं दे रहे वो लाऊंगा, कमाऊंगा और जमा करूंगा। यहाँ पर कर ही नहीं पा रहा था, अब कर पा रहा हूँ। जो 100 करोड़ की कंपनी है वो बहुत ही प्राउडली बता रही है, अंकित इतने टाइम के अंदर 120 करोड़ का टर्नओवर हमने किया है। तो उसके 20 करोड़ में हमारा भागीदारी है। सीना ठोक के बोलता हूँ, भागीदारी है, हमने सिखाया उसको, तब वो 100 से 120 कर पाया। तो हमने भी फायदा करा, उसने भी फायदा करा। वाई इंपॉर्टेंट, क्या वाई है? ओके, बहुत ही ब्यूटीफुली अंकित जी ने आप बहुत सेल्स के बहुत सारे माइनर पॉइंट, मेजर पॉइंट को आपने कवर किया है और बहुत सारे लोगों को ये हेल्प भी करेगा। अगर कोई नया इंसान है, नया बिजनेस क्रिएट कर रहा है और वो सीखना चाहता है, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है? ओके, ठीक है। नया बिजनेस ओनर है, अधिकतर तो हम थोड़ा पीछे ही हटते हैं काम करने के लिए, सच्ची बताऊँ मैं आपको, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, हर किसी के लिए काम हम नहीं कर सकते। हम लोग क्या देखते हैं, जल्दी से बताता हूँ आपको। हम लोग ना, जो हमारे लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, दैट इज बायर्स इंटेंट। ओके, इंटेंट क्या है तुम्हारी, ये बता दो बस। इंटेंट ये है, अरे अंकित तुम्हारी रील देखी थी, ठीक सा लग रहा है, चलो करते हैं, ना जी ना, सॉरी हमें नहीं करना है ना, हमें फालतू का पैसा चाहिए ही नहीं, राइट। इंटेंट आपकी क्लियर हो जाए कि अंकित मुझे लग रहा है कि भाई तू ही एक आदमी है या तेरी ही कंपनी है, तू वो कर सकता है जो मैंने नहीं करा आज तक। अच्छा ऐसा लगता है आपको? ठीक है, मिलके आपके बिजनेस को समझते हैं, घुसते हैं अंदर और करते हैं उसको। इस लेवल पे जाके हम लोग काम करते हैं तो मज़ा आता है। अब जो कि आपने काफ़ी कुछ सेल्स के बारे में बताया और आपने ये भी बताया कि आप अच्छी कंपनियों के साथ भी काम कर चुके हैं। आपके इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के बाद यदि किसी को लगता है कि मुझे आपके साथ जुड़ना है, तो वो कैसे आपके साथ जुड़ सकता है? कोई भी कंपनी ऑनर अगर आपसे साथ जुड़ना चाहता है, तो क्या वो पाइपलाइन होगी जिसके थ्रू वो आपके पास पहुंच सकता है? बिल्कुल। इस केस में क्या हो सकता है, आई कैन गिव यू अ गूगल फॉर्म। हम लोग एक गूगल फॉर्म डाल देते हैं, तो उस गूगल फॉर्म में ना कुछ क्वेश्चंस हैं, सो दैट उसकी इंटेंट क्लियर हो जाएगी। बिजनेस ओनर की इंटेंट क्लियर होना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप 4 लाख रुपए लेके बैठे हो देने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं हमारे लिए। हम हाथ जोड़ के कह देते हैं, हम्बलनेस के साथ कहते हैं, सॉरी सर हमें नहीं चाहिए 4 लाख रुपए आपके। इंटेंट क्या है आपकी, प्रॉब्लम क्या है आपकी, क्या प्रॉब्लम मैं 1 महीने के बाद सॉल्व करने के लायक बन जाऊंगा, मुझे ये जानना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, हम कह देंगे फिर से सॉरी सर हम नहीं कर सकते।
हमें पकड़ना ही नहीं ऐसा काम जो गाली खाने वाला काम हो, करना ही नहीं है। इस काम के लिए थोड़ी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। सही बात है। चलिए, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से अंकित जी ने हमें सेल्स के बारे में बताया। मैं आप सभी से एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहूँगी कि अगर आप एक बिज़नेस ऑनर हैं और आप सेल्स में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो कई बार आपको हर एक दिशा में अपने आप को ग्रोथ लाने के लिए सीखना ज़रूरी होता है। और बिना सीखे, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सीख कर बिजनेस करने गए हैं या आप एक अकेले पर्सन होकर सारा काम कर सकते हैं। तो कई बार हमें डेलीकेशन भी सीखना होता है और सेल्स भी सीखना होता है, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को एक बड़ा विज़न लेकर चल रहे हैं। और अगर आपके पास एक बड़ा विज़न है और आप चाहते हैं कि उस विज़न को आप रिजल्ट में मेटेलिस्टिकली सामने लेकर आ पाएँ, तो आप ज़रूर अंकित जी के साथ जुड़ सकते हैं। हम अपने चैनल के नीचे अंकित जी का वो गूगल फॉर्म की लिंक डालेंगे। आप में से जो लोग भी कनेक्ट करना चाहते हैं वो उनसे उस गूगल फॉर्म को भरकर कनेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आप सभी ने सोच ही लिया है कि अब आपको बहुत ऊपर जाना है, तो इस पॉडकास्ट की अंत तक एक एक बारीकी को समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अंकित जी से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हो सकता है कि आपके उन सवालों के जवाब आपको वहीं मिल जाएं, और अगर नहीं मिले और आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 भी लेकर आए सर के साथ, तो आप नीचे पार्ट 2 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको इस पूरे पॉडकास्ट में क्या सबसे सुंदर बात लगी, क्या आपको सीखने में सबसे बेस्ट लगा, ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपका पूरे वीडियो तक बने रहना और हमारे इस चैनल पर आकर हमें अप्रिशिएट करना हमेशा आपके लिए ग्रैटिट्यूड प्रकट करता है। इसी के साथ थैंक यू अंकित जी, आप यहाँ पर आए, आपने बहुत ही कीमती समय दिया। आप अगर अपनी तरफ से एक लास्ट लाइन हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेंशन करें। लास्ट लाइन बस यही कहना चाहता हूँ कि दोस्त, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहो। चलती का नाम ही ज़िंदगी है। गिर रहे हो ना, इट्स टोटली फाइन। आप 15 साल के इंसान हो, 50 साल के इंसान हो, 70 साल के इंसान हो, मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ बोलना चाहता हूँ, गिरने में दिक्कत नहीं है यार। गिरो, फिर उठो, फिर से गिरो, कोई बात नहीं, फिर से उठो। तो आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। आगे बढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ बनाते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।